नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज 10th क्लास में थोड़ा लंबा वीडियो लेके हम चलेंगे। आज थोड़ी बड़ी क्लास हम करना चाहेंगे। तो देखिएगा अपनी परीक्षा जो है वो 21 को है शायद, ठीक है? चलिए उसी के हिसाब से अपन आज जो है यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा वीडियो बनाएँगे और उस हिसाब से आपकी तैयारी जो है थोड़ी मजबूत बनाने का प्रयास हम करेंगे। शेखावाटी मिशन 100 यहाँ पर चल रहा है, कक्षा 10वीं को लेके बात करेंगे। और क्षितिज भाग 2 जो अपनी है वहाँ पे गद्य भाग में अपना पाठ जो रहेगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। देखिएगा पहला प्रश्न जो है कि फादर बुल्के की क्या चिंता थी? तो फादर बुल्के की चिंता हिंदी को भाषा बनाने के रूप में थी और वह हर मंच से इसी चिंता और कष्ट को जो है वो प्रकट भी करते थे। चलिए हमारा दूसरा सवाल है कि फादर बुल्के किस रूप में सन्यासी थे और क्यों? तो फादर बुल्के जो थे वो संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन मन से वो सन्यासी नहीं थे। वे समाज के साथ स्नेह और प्रेम के साथ संबंध भी रखते थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर बुल्के ने अपनी शोध प्रबंध का विषय क्या रखा था? तो अपने शोध प्रबंध का जो विषय है वो रखा था राम कथा उत्पत्ति और विकास। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए चौथा हमारा सवाल है कि लेखक ने जीवन में फादर का स्थान सर्वोच्च था। लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोच्च था, कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो देखिएगा लेखक अपने जीवन में फादर्स को सर्वोच्च स्थान देते थे। उदाहरण के लिए हम बात करें तो लेखक ने अपने पुत्र का जो अन्नप्राशन संस्कार था वो फादर से ही करवाया था। चलिए हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 5 है कि लेखक ने फादर को सबसे अधिक छायादार फल फूल और गंध से भरा हुआ क्यों कहा है? तो एक छायादार फल फूल और रंग गंध से भरा हुआ वृक्ष जो है, जिस प्रकार है आश्रय लेने वालों को अपनी छाया है, गंध है, फल फूल से आनंदित कर देता है, उसी प्रकार फादर भी जो है वो अपनी ममता, स्नेह, करुणा से उनके आश्रय में आने वालों को जो है वो अब आश्रय में आने वालों को आनंदित करते थे, उनको सुकून महसूस वो करवाते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस विधा में रचित है? तो मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है वो संस्मरणात्मक विधा में रचित है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के के जीवन के बारे में भी जो है वो यहाँ पर बताया है। चलिए, 7वां सवाल है कि फादर की जन्मभूमि का नाम आपको बताना है। तो फादर की जो जन्मभूमि थी वो रेम्स चैपल, बेल्जियम, यूरोप था। और फादर की मृत्यु किस रोग से हुई? तो जो गैंग्रीन गैंग्रीन रोग होता है जिसको ज़हरबाद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्नों को लेके हम बात करते हैं कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक के किसे और क्यों कहा गया है? तो मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है वो फादर कामिल बुल्के को कहा गया है, क्योंकि उनके हृदय में सभी के लिए असीम प्रेम, ममता और करुणा भरी हुई रहती है और मानवीय गुणों के जो दिव्य प्रकाश से उनका व्यक्तित्व भी जो हमेशा चमकता रहता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि फादर को याद करना लेखक को उदास शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों प्रतीत होता था? तो देखिएगा फादर करुणा, स्नेह और अपनत्व की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। वे सभी से खुले दिल से मिलते हैं और उनके न रहने पर उनको याद करके उदासी और शांति उसी प्रकार छा जाती है जैसे उदास संगीत को सुनने पर छा जाया करती है। याद हुए होंगे, नहीं याद हो रहे हैं तो रिपीट कर लीजिएगा। थोड़ा फास्टली मैं करवा रहा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग क्यों बताया है? तो फादर बुल्के जो बेल्जियम में जन्मे थे। भारत में को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया और यहाँ की संस्कृति में वो रचे-बसे भी नहीं रचे-बसे ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा का अध्ययन करते हुए राम कथा पर शोध ग्रंथ भी लिखा और भारतीय जो परिवार है उनके उत्सवों में भी बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया। अतः भारतीय भाषा, भारतीय संस्कारों से प्रेम के कारण वो ऐसा उनके बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो फादर की उपस्थिति देवदार के वृक्ष के समान विशाल था। परिमल संस्था के सदस्यों को अपना परिवार जैसा वो मानते थे और परिमल एक शोध संस्थान है जो पत्र-पत्रिकाएँ लिखती थी, ठीक है? उन पर परिवार के मुखिया के समान वात्सल्य लुटाते भी थे। उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित की भांति उपस्थित भी रहते थे। उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति पर प्रेम और कृपा की जो छाया है वो भी बनी रहती थी। लेखक परिचय भी यहाँ पे दिया गया है, सरल तरीके से दिया गया है, याद हो रहा है तो यही याद कर लीजिएगा। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के धनी और जन्म 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सदनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। चर्चे और चरखे नाम में जो है वो दीनमान से स्तंभ भी वो लिखा करते थे। रेगुलर लिखना स्तंभ लिखना कहलाता है।
कृतित्व की मैं बात करूँ तो उपन्यास है इनका पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कविता संग्रह भी है, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कहानियाँ भी हैं, लड़ाई है, नाटक है बकरी, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1983 में इनका निधन हो जाता है। याद नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेना, 2 बार फिर से पढ़ लेना। सह प्रसंग व्याख्या देख लीजिएगा कौन सी करनी है कि फादर को याद करना एक उदास संगीत को याद करने जैसा है, देवदारों की छाया में खड़े हो। यह आपको संदर्भ और प्रसंग इसका लिखना है। लिखने का तरीका शायद मैं जो है वो बता दूंगा, ठीक है। चलिए ये आप कर लीजिएगा। फिर निबंधात्मक प्रश्नों को लेकर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक ही प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व किस प्रकार का था, स्पष्ट करना है। तो फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था वो अत्यंत आकर्षक था, गोरा रंग था, नीली आंखें थी, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती हुई दाढ़ी थी, स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति उनको माना जाता है। बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल में जन्मे थे, एक ईसाई वो सन्यासी थे, भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। फादर बुल्के ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया, राम कथा उत्पत्ति और विकास के ऊपर शोध प्रबंध भी लिखा। फादर का जीवन उस छायादार फलदार सुगंधित वृक्ष के समान था जो उसकी शरण में आने वाले सभी लोगों को वो शीतलता प्रदान करते थे। मानवीय गुणों की दिव्य प्रकाश से आलोकित फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। उनकी मृत्यु जहरबाद से होना ईश्वर का फादर के प्रति बड़ा अन्यायपूर्ण माना जा सकता है। चलिए समझ में आया होगा, फिर भी कोई समस्या हो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, उत्तर जरूर दिया जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, परीक्षा में घबराना नहीं है, बढ़िया से इसको करना है। चलिए हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट रहता है, एक कहानी, यह भी मनु भंडारी का है। और सबसे पहले हम हमेशा की तरह अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है उनको लेके बात करते हैं कि लेखक मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में होता है। पिता किस कार्य में लगे हुए थे, तो पिता जो थे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार करने का कार्य कर रहे थे। तीसरा सवाल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मनु भंडारी के परिवार में विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता क्या थी। 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक पास। एक कहानी यह भी किस शैली में लिखा गया, आत्मकथा शैली में। लेखिका मनु भंडारी बचपन में कैसी दिखती थी, मरियल सी दुबली और काली दिखती थी। चलिए छठा सवाल है कि लेखिका मनु भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा था। तो एक तरफ तो वो कोमल थे, संवेदनशील थे, दूसरी तरफ क्रोधी, शक्की और अहंकारी स्वभाव के वे रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि भग्न अवशेषों को ढोते पिता, ऐसा लेखिका ने क्यों कहा। तो लेखिका के पिता की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण उस अपने पुराने गुणों से बचे हुए अंशों के सहारे वो जी रहे थे, ठीक है। चलिए लेखिका मनु भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था। तो अपनों द्वारा विश्वासघात होने के कारण वे शक्की स्वभाव के हो गए थे। नौवां सवाल है कि लेखिका का साहित्य की दुनिया से परिचय किसने करवाया। तो लेखिका का साहित्यिक दुनिया से परिचय हिंदी की प्राध्यापिका थी, नाम था शीला अग्रवाल। उन्होंने लेखिका को चुन चुनकर साहित्य पढ़ने की सलाह दी थी। अगली यह आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बहुत कम बातें बताता है या जीवन में घटी हुई घटनाओं की तरफ इशारा मात्र करता है। चलिए नेक्स्ट है अपना कि लेखिका का व्यक्तित्व किन किन व्यक्तियों से प्रभावित था। तो एक तो उनके पिता से, दूसरा था हिंदी की अध्यापिका थी शीला अग्रवाल। अगला है कि कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने जाते समय लेखिका के पिता की मनस्थिति कैसी थी। तो प्रिंसिपल से जब वो मिलने जा रहे थे तो लेखिका के पिता को पत्र लिखकर शिकायत की गई और उन्हें मिलने बुलाया। उस समय वे बहुत क्रोधित थे, यानी लग रहा था कि आज तो पिटाई निश्चित है। चलिए हमारा 13वां सवाल है, थोड़ा ऊपर चला गया, वापस नीचे ले लेते हैं कि लेखिका मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी में किसका व्यक्तित्व उभर कर आता है। तो इसमें लेखिका के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व है उसके सामने उभर कर आता है। अगला सवाल है कि लेखिका के पिता के मित्र डॉक्टर अंबालाल प्रसन्न क्यों हुए थे। तो देखो आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाने के विरोध में लेखिका द्वारा किए गए जोशीले भाषण को सुनकर उनके पिता के मित्र डॉक्टर अंबालाल प्रसन्न हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल है कि लेखिका और शीला अग्रवाल को कॉलेज से क्यों निकाला गया। तो लड़कियों को भड़काने और अनुशासन व्यवस्था बिगाड़ने के कारण इनको बाहर निकाल दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि आप भी मानते हैं कि लेखिका मनु भंडारी को उपलब्धियां संयोगवश मिली थी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि लेखिका की सफलता प्रतिभा, चिंतन और मौलिक सर्जन का परिणाम है। हिंदी की अनेक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाना भी यही प्रमाणित करता है। अगला है भटियार खाना से क्या आशय है। तो भटियार खाने का अर्थ है वह स्थान जहाँ भट्टी या चूल्हा जलता है। अगला सवाल है कि लेखिका और उसके पिता के बीच टकराहट का क्या कारण था। तो लेखिका मनु भंडारी और उसके पिता के टकराव का जो कारण था वो दोनों के विचारों में
भिन्नता का होना था। चलिए नेक्स्ट हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है कि लेखिका के मन में हीनता का भाव पैदा क्यों हो गया। तो देखो लेखिका का पिता जो था वो बचपन में उसको काली दुबली मरियल सी कहता था। बड़ी बहन सुशीला जो थी वो गोरी थी, स्वस्थ थी, हंसमुख थी। पिता उनकी तुलना उसकी बहन से करते थे, जिस कारण लेखिका का आत्मविश्वास समाप्त होता गया और उन्हें लगता था कि सफलता योग्यता के कारण नहीं बल्कि संयोगवश मिली है। चलिए अगला सवाल है कि लेखिका मनु भंडारी अपनी माँ को अपना आदर्श क्यों नहीं बना सकी। कारण बताना है। तो कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण है कि माँ अनपढ़ होने के कारण अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थी। पिता के अन्याय को भाग्य मानकर वो सहन करती थी और माँ के त्याग और सहनशीलता को उसकी असहाय और मजबूरी का परिणाम भी वो माना करती थी। चलिए हमारा नेक्स्ट जो सवाल है कि लेखिका किसके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाई थी। तो लेखिका के पिता ने उन्हें रसोई घर से हटाकर सामाजिक व्यवस्थाओं से समस्याओं से अवगत करवाया, राजनीतिक बहसों में भाग लेकर देश में हो रही गतिविधियों को से उनको अवगत करवाया, जिससे वह उनके सहयोग से जागरूक नागरिक नागरिक जो है वो बन सके। चलिए हमारा चौथा सवाल है कि कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वे। लेखिका ने पिता के व्यक्तित्व के किन अंतर्विरोधों का उल्लेख किया है। तो लेखिका के पिता परस्पर विरोधी स्थितियों और आकांक्षाओं के साथ जीना चाहते थे। एक तरफ तो वो विशिष्ट बनना चाहते थे और बनाने की प्रबल लालसा रखते थे, दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि को बनाए रखना चाहते थे। सम्मान और विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनका मूल्य चुकाने का साहस उनमें नहीं था। अगला प्रश्न है कि एक कहानी ये भी लेखिका ने क्या संदेश दिया है। तो इस आत्मकथा एक कहानी ये भी में संदेश दिया है कि स्वतंत्रता और जन आंदोलनों में स्त्री पुरुष की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। माता पिता को संतान के व्यक्तित्व विकास में बाधक नहीं बनना चाहिए। और अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा कि मनु भंडारी की विशेषताएं एक कहानी के आधार पर आपको बतानी है। तो यहाँ पे पहली जो इसकी विशेषता है विद्रोही स्वभाव। लेखिका प्रारंभ से ही हटी व विद्रोही स्वभाव की थी। लेखिका अपने पिता से जो है वैचारिक मतभेद भी चलता था। नेतृत्व कौशल की हम बात करें तो विद्यार्थी जीवन से लेखिका हड़ताल, जुलूस, भाषण, प्रभात फेरी में बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। और लास्ट है साहित्यिक चेतना, यानी पिता के कहने पर राजनीतिक बहसों में भाग लेना। शीला अग्रवाल के प्रभाव से लेखकीय व्यक्तित्व उभर कर सामने आना बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। चलिए हमारा सातवां सवाल है कि लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। यानी लेखिका के पिता का आग्रह था कि लेखिका रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनका मानना था कि इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती है, अर्थात वो नष्ट हो जाती है और इसे वे बर्बादी ही जो है वो माना करते थे। चलिए हमारा आठवां जो सवाल है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखना है। तो लेखिका के पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु घर की तरह तक ही वो सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को उनके पिता के द्वारा निर्धारित सीमा स्वीकार नहीं थी, वह सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। लेखिका का परिचय बहुत सरल है, आप आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक में से याद कर सकते हैं। बहुत सरल है, यहाँ पर प्रयोग करके जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए व्याख्याओं को लेके मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली यहाँ से लेके क्या कुछ हो रही है, यहाँ तक आपको जो है इसकी व्याख्या याद करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा है कि जब रगों में लहू की जगह कोफ से बच गई है, यहाँ तक आप इसको याद कर लीजिएगा, प्रयोग कर लीजिएगा अगर आपको याद करना है। चलिए हमारा यहाँ पे जो बड़ा वाला क्वेश्चन रहता है कि मनु भंडारी पिता के व्यक्तित्व की विशेषताएं पाठ के आधार पर आपको बतानी है। तो मनु भंडारी के पिता एक विरोधाभासी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी विशेषताएं हैं, पहली है कि बेहद संवेदनशील कोमल हृदय के थे, अपने बच्चों की भावनाओं को वो समझा करते थे। शिक्षा के प्रति जागरूक थे, अपने घर पर ही 8-10 बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व खुशी से पूरा करते थे। देश प्रेम की भावना वो रखते थे, समाज सुधार और राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। बेटी के अच्छे कार्यों पर वह भाषण आदि पर गर्व करते और देश प्रेम के प्रति जो है अग्रसर भी रहते थे। विशिष्ट बनने और सम्मान हासिल करने की प्रबल भावना उनके मन में थी, साथ ही सामाजिक छवि भी उत्तम वो रखना पसंद करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रखिएगा। और यहाँ पर लेखिका के व्यक्तित्व में किस किस से प्रभावित हुए, तो दो ही हैं प्रभावित करने वाले, पहले पिता है और दूसरा रहेगा जो है हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। तो पहले हम बात करते हैं पिता का प्रभाव। पिता का सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभाव पड़ा है। लेखिका के पिता जो थे उन्होंने लेखिका को राजनीतिक बहसों में शामिल करके समाज व देश के प्रति जागरूक बनाया, रसोई और घर के कामों से दूर रखा और प्रतिभा को निखरने का अवसर दिया। कॉलेज में प्रभुत्व की प्रशंसा, नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित किया, लेकिन पिताजी के गोरे रंग के प्रति लगाव ने लेखिका में हीन भावना पैदा कर दी थी। पिताजी के शक्की और क्रोधी स्वभाव ने भी लेखिका के व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है। हिंदी की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल ने साहित्य की दुनिया में प्रवेश दिलाया और इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में खुलकर भाग लेने के लिए प्रेरित किया और अपना खोया हुआ जो आत्मविश्वास है वो भी इन्होंने लौटाया था। तो यहाँ पर मैं आज 2 पार्ट यहाँ पर मैंने करवा दिए हैं। बढ़िया लगा हो वीडियो तो पसंद आया हो आपको तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।